पलटे केजरीवाल, नहीं लागू हो रहा पूरी तरीके से आरटीआई। ये अपने आप में आज की बड़ी खबर है और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। उदय माहूरकर जी, जो कि केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे लिए समय निकालने के लिए, क्योंकि आपने ही चिट्ठी लिखी और उसके बाद में उपराज्यपाल को जो आपने चिट्ठी लिखी, ये पूरा मामला सामने निकल के आया। सबसे पहला सवाल सर यही कि किन तथ्यों को आपने देखा जिसके बाद आपको एक चिट्ठी लिखने की जरूरत महसूस हुई कि आरटीआई कानून दिल्ली सरकार में सही से लागू नहीं हो रहा है? उदय जी। देखिए, ऐसा है कि ऐसी चिट्ठी लिखने की नौबत तभी आती है जब परिस्थिति काबू के बाहर हो। जो आरटीआई जो एक्ट है, उसका उद्देश्य है सिस्टम के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, सिटीजन्स को एम्पावर करते हुए। ये इसका मेन उद्देश्य है। दिल्ली सरकार के अंदर मैंने देखा कि अहम डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, हेल्थ है, आपका रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां आरटीआई का जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। ऐसी सूचना जो आदमी के एक एपेलेंट के लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रभावित करती है, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। मिसलीड किया जा रहा है। रेवेन्यू के अंदर ऐसी परिस्थिति है, कई केस हमारे सामने आए जहां की हमें लगता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो जमीन के दलालों के साथ मिले हुए हैं। और एक केस में तो इतनी भयंकर परिस्थिति थी कि एक फोर्जरी का केस था जमीन के बारे में। एक सज्जन है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पुत्र हैं, वकील हैं। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी पे एक दूसरे आदमी ने दावा रखा कुछ महीनों के बाद, और उन्हें लगा कि ये जो व्यक्ति दावा रख रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाली हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए उनको 1.5-2 साल निकल गए और अधिकारी इनको डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहे थे। दूसरा, आप देखें कि आप हॉस्पिटल की बात लें तो देखिए, टोटल जो हॉस्पिटल्स जो है दिल्ली के, वो हॉस्पिटल की जमीन उनको एक रियायती दर पे दी गई थी दिल्ली सरकार द्वारा। जब भी उनको जमीन मिली होगी, उसके सामने एग्रीमेंट ये था कि करीबन 25% जो मरीज होंगे वो जो ट्रीटमेंट देंगे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे। उसमें कुछ को फ्री ट्रीटमेंट है मेरे ख्याल से, कुछ लोगों को सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट है जी। तो कुल मिला के 1500 करोड़ रुपए की ऐसी ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटलों ने गरीब वर्ग के लोगों को नहीं दी है जी। वो हाईकोर्ट से कुछ टेक्निकल मुद्दों को लेके स्टे लेके आ गए हैं। मुद्दा हमारा ये है एज ए कमिश्नर कि आप सूचना क्यों नहीं दे रहे हो जी। सर सवाल यही है जी, सर सवाल यही है कि सूचना ना देने, क्योंकि सूचना को देना एक पारदर्शी व्यवस्था को लागू करना है, सूचना को ना देके क्या एक प्रकार से भ्रष्टाचार लगातार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आपने कई ऐसे उदाहरण निर्देश मिलते हैं। मेरे पत्र में लिखा है मैंने कि मुझे कई जगह पे भ्रष्टाचार होने का निर्देश मिला है। कई जगह पे ऐसा मिला है कि आरटीआई एक्ट को कुछ समझते ही नहीं है अधिकारी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो स्कूल के अंदर भी ये परिस्थिति है। एक सज्जन मेरे पास आए अपील लेके कि भाई मेरे बच्चे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन मिला है, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दीजिए कि ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स हमें मिल चुके हैं, जबकि वो बेनिफिट्स उसको मिले नहीं थे। जब मैंने उनसे खोजबीज की, उनसे हियरिंग के अंदर पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनके एरिया में ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एडमिशन दे देते हैं, है ना, और बाद में जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत उनको देते नहीं, और तो और उनके हाथ से लिखित में ले लेते कि हमको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरा एक आम आदमी को लेकर एक प्रश्न मेरे सामने आया, वो ये था कि जो BYPL नाम की एक डिस्कॉम है जी, जिसके अंदर 51% भागीदारी है, वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की है, और 49% जो है वो है गुजरात दिल्ली सरकार की। अब आप देखें कि एक कंपनी जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कोर्ट में जाती है और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर एक स्टे लेके आती है कि भाई हम लोग प्राइवेट कंपनी हैं और हमें
RTA एक्ट के एम्बिट के बाहर रहना चाहिए, उनको स्टे भी मिल जाता है। बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जो ये कहता है कि कोई भी स्टे जो है वो परमानेंट नहीं है, हर 6 महीने के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। और फिर भी दिल्ली सरकार जो 49% पार्टनर है, वो जो कंपनी है उसको कन्विंस करने में नाकाम रहती है कि भाई हमें आरटीआई एक्ट के तहत आना चाहिए। जी सर, आपने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो गंभीरता है दिल्ली सरकार की वो इससे भी पता चलती है कि जो उनके सूचना अधिकारी हैं वो आयोग के सामने अपनी बात रखने नहीं आते हैं, महज क्लर्क को भेज देते हैं। तो क्या ये भी मतलब आप देखिए कि आरटीआई एक्ट ये कहता है कि अगर अधिकारी जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो अगर जा नहीं सकता है तो वो अपने रैंक के अधिकारी को भेजेगा। हम ही मानने को तैयार है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं आ रहा है, एसडीएम नहीं आ रहा, कम से कम तहसीलदार को तो भेजे। जब मैंने टेक ओवर किया ये डिपार्टमेंट तो यहाँ पे क्लर्क आते थे, यूडीसी आते थे ज्यादातर केसों में। अब तो खैर कुछ दिनों से थोड़ा सुधारा हुआ है क्योंकि मैंने काफी कर्रा कदम लिया है इसके अंदर, अब आने लगे हैं लोग। लेकिन ये बड़ी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति कि आप क्लर्क को भेज रहे हो, कई बार उसको जानकारी भी नहीं है जी। तो ऐसे कई केस। दूसरा एक केस जो आया है सामने, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी, जो इस पत्र में नहीं है, एक दूसरा पत्र में लिखा है। अभी इस पत्र को लिख के 4-5 दिन ही हुए मुझे, पर मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं प्रेस में जाना नहीं चाहता जी, पर मेरे पे जो ने आक्षेप किया, मेरी इंटीग्रिटी को चैलेंज किया, उसको लेके मैं एक जवाब दे रहा हूं। मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं जी। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, मुझे प्रेस में नहीं जाना चाहिए, खास करके इन मुद्दों को लेके। लेकिन मेरे पे आक्षेप होगा, इसके लिए मैं जवाब दे रहा हूं जी। तो एक नया किस्सा है, बड़ा गंभीर मैं मानता हूं उसको जी। एक मजरुल इस्लाम नाम की स्कूल है, 120 साल पुरानी स्कूल है। उसका मसला मेरे सामने आया कि सीबीआई का उसका जो रिकग्निशन है वो 10 साल से नहीं है, उसके पास में 8-10 साल से 400 स्टूडेंट्स के सामने सिर्फ 60 टीचर हैं जी। कोई क्लर्क, कोई टाइपिस्ट नहीं है, 2 या 3 क्लर्क हैं। 120 साल पुरानी स्कूल, मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न स्कूल। मैं इस स्कूल दिल्ली में ये जान के चौंक गया मैं जी। फिर मैंने जब हियरिंग को बराबर हियरिंग में पूछा, मैं क्या करता हूं मेरी हियरिंग के अंदर, देखिए मैं हर एक केस को एक नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना से टैकल करता हूं जी। मेरा प्रयत्न ये होता है कि अगर जेन्युइन एप्लीकेंट हो तो मैं उसको सूचना के माध्यम से न्याय देने में सफल रहूं, ये मेरा प्रयत्न होता है। तो मैंने इस स्कूल के, जब मैं गहराई में गया हियरिंग के अंदर, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी 6 स्कूलें हैं सेंट्रल दिल्ली में जिनकी करीबन इसी प्रकार की हालत है जी। टीचर कम है, सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। ये स्कूलें जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं और वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलती है जी। तो मेरे मन में जो प्रश्न ये उठा कि दिल्ली सरकार इमाम और मुएज्जिन जो होते हैं मस्जिदों के, उनको 24 करोड़ रुपए की सैलरी देती है हर साल की जी। 24 करोड़ रुपए खर्चे जाते हैं रिलीजियस प्रीचर्स को पगार के रूप में देने के लिए जी उदय जी। और यहाँ मॉडर्न एजुकेशन तो एक स्टेट की जो जवाबदारी है वो मौलवियों को पगार देने की है या जो स्टूडेंट्स जो मॉडर्न एजुकेशन देने की है जी। ये मुद्दा जी बिल्कुल जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को मैंने कहा है जी माहौरकर जी, इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर करें जी, मुझे बताएं कि ये परिस्थिति कैसे हुई जी, इसके लिए कौन लोग जवाबदार हैं, उनके सामने स्टेप्स लें और इस परिस्थिति को जल्दी से सुधारें। बिल्कुल, और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो एक बड़ा मसला उठाया उसके बाद में जांच के बाद भी स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया उदय माहौरकर जी, केंद्रीय सूचना आयुक्त जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, इतना आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी विषय पे अपने राजनीतिक मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इसी विषय पे हमारी विशेष चर्चा भी जारी रहेगी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars
Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे किस प्रकार से दिल्ली सरकार पर आरटीआई को लागू ना करने को लेकर एक आरोप लगा। इस विषय पे बात करने के लिए तीन और खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय कराते मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद यासिर जिलानी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ में अकील खान साहब हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तीसरे खास मेहमान प्रमोद सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अकील जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि केजरीवाल के बारे में बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात की जाए, तो निश्चित तौर से वो आरटीआई के बड़े पैरोकार रहे हैं और उनके ऊपर ये अगर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला बनता दिखाई पड़ रहा है। गंभीर आरोप तो अब किसके ऊपर लगे हैं ये तो देखना पड़ेगा। आप ये बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लॉ पास किया है, जो दिल्ली का लॉ पास किया, उसके हिसाब से एलजी इज द इंचार्ज ऑफ दिल्ली ओवर चीफ मिनिस्टर आल्सो। और दूसरी बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो कॉन्फिडेंशियल सीआर लिखी जाती है, वो एलजी के द्वारा लिखी जाती है, ना कि किसी और के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास में है। तीसरी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गलत है, तो आप ये बताइए जन लोकपाल बिल एलजी साहब के पास ही पड़ा हुआ है। आरटीआई कानून लागू नहीं हो रहा है अगर दिल्ली में सही तरीके से, तो इसके सापेक्ष में आम आदमी पार्टी का ये जवाब आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, मेन चीज ये है कि जिसके पास जो आपसे सवाल है, एलजी साहब ही किंग है यहाँ पर। उन्होंने देखो आरोप नहीं लगाया, क्यों लिखा एलजी साहब को लेटर लिखा गया है सीआईसी की तरफ से। तथ्यों केंद्रीय सूचना आयुक्त ने चिट्ठी लिखी है कि आरटीआई कानून का सही से पालन नहीं हो रहा है, इस बात का पत्र लिखा है उपराज्यपाल को, और उपराज्यपाल साहब ने इस पे बात की तो इंचार्ज है। नहीं तो वही तो ना दिल्ली के, वही जिम्मेदार है। तो दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं है, तो दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं आप दिल्ली सरकार कोई जिम्मेदारी, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जिम्मेदारी एलजी साहब की, दिल्ली सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है यासिर साहब, यासिर साहब किस तरीके से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं सब कुछ जिम्मेदारी तो उनकी एलजी साहब की, इनका कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है अकील साहब, अकील साहब एक मिनट, अकील साहब एक मिनट, आपने भी बात, आपने तथ्य रख दिया, आपने तथ्य रख दिया अकील साहब। देखिए लगातार ये समय निश्चित होता है टीवी डिबेट में, प्लीज उनकी बात रखने दीजिए। यासिर साहब देखिए, मुझे लगता है इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। आप आरटीआई आंदोलन की उपज कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री तक अपनी यात्रा को पहुंचाया। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, राजस्व विभाग से आरटीआई लगाई है, उससे पूछा है 60% गलत इंफॉर्मेशन आई है। क्यों आप आप बात कर रहे थे कि हम आएंगे तो चीजों को बदल देंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह चीजें रहेंगी, जो आदमी आएगा उसको हम सही सूचना देंगे। आप सूचना के अधिकार को बताना नहीं चाह रहे हो, जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है दिल्ली वासियों का। अभी मौकर जी कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कोटे में जो 1500 करोड़ रुपया आपने कहां ले गए, वो कहां गया, वो भी जांच का विषय है, और उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार बचेगी नहीं। अरिंदर जी देखिए, इस तरीके की क्या है
कि ये चाहते नहीं है, भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है अरविंद केजरीवाल की सरकार कि वो चाहते नहीं कि कोई सूचना उनके हाथ से निकल के आम जन तक, दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इनका हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, प्रमोद जी हमारे साथ में मौजूद। प्रमोद जी, क्या आखिर छुपाने की वजह है कि अगर पता लग जाएगा तो लोगों को उनको दिक्कत हो जाएगी? छुपाने की वजह क्या है? क्यों नहीं आरटीआई सही दिल्ली में लागू हो रहा है? देखिए, मैंने उदय माहूरकर जी का जो पत्र है लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम, मैंने उसको पढ़ा है। और जहां तक हमारे पहले मित्र बोल रहे थे, मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा, राजनीतिक विश्लेषक अकील खान साहब हमारे साथ। हाँ, खान साहब हैं जी। वो मतलब ना, मैं खान साहब से मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन व्हाट अबाउटरी की श्रेणी में है। एलजी के पास लैंड और पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गैड है, बकिया सारे डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। पावर, जिसमें जो उसमें लिखा कि पावर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी, जो शराब वाला जो हुआ था, जो एक्साइज पहले इसी के पास होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट का भी जो घोटाला हुआ जिसपे बात चल रही, सारी चीजें, और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, किसके पास है? उन्होंने नाम लिखा हुआ है। इन सब पे इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, बहुत ही कमेलियर कैजुअल एटीट्यूड है। मैंने अरविंद केजरीवाल के उत्थान को राजनीति बड़े नजदीक से देखा। जब अन्ना का आंदोलन चला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, जब कौशाम्बी में इनका दफ्तर होता था, और फिर इन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट बन के दूसरों से आरटीआई लगवा के अपने को नेता बन गए। अब जब आप खुद बात, सत्ता में बाहर रहने के बाद भाषण देना आसान होता है, जब आप सत्ता में आते हैं तो पता लगता है ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमारी पोल खुल रही है। तो जब आप कुछ छुपाने का मकसद क्या है कि आपने काम किया नहीं है, या बहुत कुछ झोल है जहां से आप बताना नहीं चाह रहे। वो जो एक इस्लामिक स्कूल का बात किया था, अब ये लोग, अकील खान साहब बताएं, अगर उन्होंने सुना उदय माहूरकर को, मैं खुद उस स्कूल के बारे में जानता, मैं तो कल अपने 2 कैमरा टीम को भेजूंगा वहां पे देखने के लिए कि वहां बच्चों के मसाइल क्या है और सरकार उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है। तो इस समय इस जो आरटीआई एक्ट वाला एक और इसका एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है, जी, सेक्रेटरी को निर्देश के लिए लिखा हुआ। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है कि उसमें सच्चाई निकल के आएगी। प्रमोद जी, मैं आता हूं आपके पास में। एक सवाल है, एक सेकंड, अखिल जी। चिट्ठी है उसमें सीबीआई, बिल्कुल प्रमोद जी, जो सीआईडी की चिट्ठी। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आता हूं आपके पास में। अखिल जी, सवाल यही है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सियासत शुरू करी थी तो वो फाइलों के साथ आए थे, जो सारी आरटीआई से उन्होंने जुटाई थी। आज उसी प्रकार के कानून को वो धता बताते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो जनता के उम्मीदों के साथ में नाइंसाफी है। जी, स्टेटमेंट है सर ये आपका। नहीं, स्टेटमेंट नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं जो आरोप लगे। बिल्कुल, अभी भी अरविंद केजरीवाल जी पूरे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और हम तैयार हैं, अगर आप ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं जो आज केंद्रीय साहब ने हमारे केंद्रीय अभी तक विभागों का नाम दिया है, लेकिन साहब विभागों का नाम दिया है उन्होंने कि राजस्व विभाग, तमाम जो प्रमोद जी ने कहा कि जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ये आरटीआई का इंचार्ज कौन है, राइट टू इंफॉर्मेशन इंचार्ज कौन है? भाई साहब, एक हमने इनसे पूछा था, भारतीय जनता पार्टी ने अस्पताल को लेकर इनसे सवाल किया है आरटीआई के माध्यम से। 580 करोड़ का जो हॉस्पिटल, अच्छा ये बताइए, 580 करोड़ का जो हॉस्पिटल आप बना रहे थे, जन लोकपाल भी लेकर के आइए। बिल्कुल होगी, अखिल साहब, इंक्वायरी होगी, तभी सब निकल के आएगा। देखिए अखिल साहब, एक सेकंड, आप आता है नहीं फॉलो कर लेते हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करके फिर वही बात, आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिल साहब, ये फिर वही गलत। आम आदमी पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करो और भाग जाओ, जवाब मत दो, आप फिर वही बात कर रहे हैं। अखिल साहब, आप फिर वही काम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तरीके संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करो और मत जाओ। कोई बात नहीं, आप एक गलत सवाल, बिल्कुल गलत, आप बारीक बात सवाल खड़ा कर रहे हैं। यासिर साहब, मैं इनसे सवाल खड़ा कर दिया, जवाब नहीं दिया। बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। अखिल साहब, बेसिक सवाल भारतीय जनता पार्टी ने इनसे पूछा। मैं इनसे ये सवाल नहीं कर रहा हूं कि ये आएंगे तो एक इनकी नीली वैगन कार थी उसी को लेके चलेंगे, हमारे पास सुरक्षा नहीं होगा, हम महलों में नहीं रहेंगे, जिसमें रह रहे हैं 20 करोड़ का तरणताल, स्विमिंग पूल बनाएंगे, बना लिया। बारे में सुन लीजिए, हम तो आपको अस्पताल, सुन लीजिए, मैं अस्पताल के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा कि वो 580 करोड़ का जो अस्पताल बन रहा था उसका क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आया। अरिंदर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग
ये वकील साहब, ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ये आरटीआई का जवाब, ये आरटीआई का जवाब देते नहीं। इनके ऑफिसर सामने नहीं आते। अभी देखिए, अभी उदय जी ने क्या कहा कि छोटे छोटे जो कलर क्रिमिनल के लोग हैं, जिनको जानकारी की बेहद कमी है, वो सामने आते हैं और ये एक एक क्वेश्चन को साल भर टाल के रखा है। ये हालत है क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आप उससे बच नहीं पाए। जी, प्रमोद जी, फाइनल कमेंट आपका। आपको लगता है कि ये अब स्थिति कहां जाती दिखाई पड़ रही, क्योंकि आपका जो आधार था सियासत का, उस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रमोद जी, संक्षेप में। जी की चिट्ठी है, बहुत गंभीर है, जो उन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट उठाया, जो डिपार्टमेंट्स को बोला, इंस्टांसेस किए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए गवर्नर के पास उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, जन लोकपाल बीच के जो आंदोलन के प्रणेता थे अन्ना, उनको केजरीवाल जी उनको तो देखना नहीं चाहते। केजरीवाल को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो आप जन लोकपाल के बारे में नहीं बात करें तो अच्छा। वकील साहब एक बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, ओके, वक्त लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन सच यही है, सच यही है। वकील साहब, जोर से बोलने से धोखा दिया आपने, झूठा नहीं हो जाता। जो सच है को धोखा देने वाले लोग हैं, उसका जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिया। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब आपका, अखिल जी आपका, प्रमोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गंभीर आरोप लगे हैं, जवाब तथ्यों के साथ देने की जरूरत है। इस प्रकार से शोर मचाने से आम आदमी पार्टी को बचने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज नाइट में आज में बस इतना ही। फिलहाल डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।